हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग और फीचर्स किए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें हमने बात की थी वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? जिसमें लोग मिलकर काम करते हैं एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए, और वो पर्पस क्या होता है? वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। कि कुछ लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, किस लिए? अपने ही मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। हमने फीचर्स की बात की थी। आज हम क्या कर रहे हैं? मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो पहले हम करेंगे मेरिट्स। मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट आता है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट। इक्वालिटी इन वोटिंग राइट। कल भी हमने डिस्कस किया था क्या कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, उसमें 1 पर्सन 1 वोट होता है। मतलब हर पर्सन को इक्वल राइट दिया जाता है। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट होएगी। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है। हर किसी से पूछा जाता है कि आप एग्री हो या फिर नहीं हो। 1 पर्सन 1 वोट, हर किसी को इक्वल राइट मिलेगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की हुई है। मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। जैसे क्या है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी है कि एक पर्सन को एक ही वोट मिलता है ना। जब हम अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं, जो अडल्ट मेंबर होते हैं, अबव 18 ईयर्स हो गया, तो उनको क्या एक वोट। कभी आपने देखा है किसी पर्सन को 2 वोट्स मिले हो? नहीं ना। तो इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या होता है, हर किसी को इक्वल राइट दिया जाता है। 1 पर्सन 1 वोट। हर पर्सन का राइट है डिसीजन लेने में। उस पर्सन से पूछा जाएगा आपको ये डिसीजन सही लग रहा है या नहीं, आप इससे एग्री करते हो या नहीं। ये मैटर नहीं करता चाहे किसी ने 1 लाख लगा रखा हो, चाहे किसी ने 10 लाख लगा रखा हो। जो 1 लाख लगा रहा है उसको भी 1 वोट मिलेगा, और जो 10 लाख लगा रहा है उसको भी 1 वोट मिलेगा। तो इसकी एडवांटेज क्या है? इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, सब इक्वल है। सेकंड पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। आपने देखा होगा अब तक हमने जितनी भी बिजनेस की फॉर्म्स की है उसमें लायबिलिटी वाला पॉइंट जरूर आया है। तो क्या है लिमिटेड लायबिलिटी? मतलब कि क्या है कि जो लायबिलिटी होगी, यानी कि बिजनेस को जो भी आउटसाइडर्स को पैसा देना होगा उसके लिए मेंबर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी होगी। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी पड़ती। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। मतलब उन्होंने जितनी मनी इन्वेस्ट की है, जितने शेयर्स परचेज किए हैं, उतना ही वो लायबल होंगे। क्या होता है, हमने कल ये चीज़ बताई थी कि जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर्स परचेज करते हैं। यानी कि जो बिजनेस का पैसा होता है, कैपिटल होती है, इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ईच पार्ट जो होता है वो कहलाता है शेयर। लाइक 1 शेयर है 10 रुपीज़ का, ओके, और मैंने परचेज कर लिए 10,000 शेयर्स। मतलब मैंने उस बिजनेस के अंदर कितने लगाए? 1 लाख लगाए। 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई में 1 शेयर कितना है? 10 का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख हो गया। अब ये जो 10 रुपीज़ पर शेयर मुझे देने हैं ना, वो इकट्ठे नहीं देने होते, ये हमें इंस्टॉलमेंट में देने होते हैं। कैसे होता है? एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया। इस तरह से लाइक 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे दे दिए, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे दे दिए, 1 फर्स्ट कॉल पे दे दिए, 4 सेकंड कॉल पे दे दिए। तो इंस्टॉलमेंट में मनी देनी होती है कि अगर मान लो मैंने 2, 3,
5 और 6 रुपीज़ दे दिए पर शेयर के अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने 60,000, 10,000 मल्टीप्लाई में 60,000 मैंने पे कर दिए। अब बिजनेस को बाहर वालों की पेमेंट करनी है तो मुझे 40,000 ही और पे करना होगा। मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी होगी। मेरी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? जितने के मैंने शेयर्स लिए हैं, जितना अमाउंट, जितनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट की है। तो क्या कहते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी होती। गॉट इट? थर्ड पॉइंट आता है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब क्या है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, अगर उनमें से किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, कोई बैंकक्रप्ट हो जाता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पागल हो गया, किसी की डेथ होगी, तो ये नहीं कि जो हमारा बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूसली रन करेगा। वो इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होता। स्टेबल यानी कि कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, मीनिंग ही क्या है? सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं अपने ही मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट बनाएं। मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट बनाएं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए ही इस्टेब्लिश की जा रही है। तो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मतलब वेस्टेज ना हो। अब जब वेस्टेज नहीं होगी तो हमारी कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी। और जो इन ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं ना, वो विदाउट सैलरी होते हैं, उनको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, वेजेस। क्योंकि वो क्या है? आपस में मिलकर काम कर रहे हैं अपने ही मेंबर्स की हेल्प के लिए, तो उनको सैलरी, वेजेस नहीं दी जाती। तो अब क्या है? जो भी एक्टिविटीज़ होंगी बिजनेस में वो क्या होंगी? वो सस्ते वे में होंगी, मतलब कॉस्ट कम होएगी। ना हमें सैलरी देनी पड़ रही है, ना हमें वेजेस देने पड़ रहे हैं। और उसके अलावा क्या होता है? कोई भी बिजनेस होता है, अब वो ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा सेल जो होएगी कैश पे हो, क्रेडिट में भी तो होती है। अब जिसको हमने क्रेडिट पर सेल की, जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं तो हमारे क्या अराइज होते हैं? डेटर्स। अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होते हैं? डेटर्स अराइज होते हैं। अभी अगर ज़रूरी नहीं है कि ये डेटर्स हमेशा हमारी पेमेंट कर दें, कई बार ये पेमेंट नहीं भी करते। जब डेटर्स हमें हमारी पेमेंट नहीं करते तो वो बन जाते हैं बैड डेट्स, मतलब हमारा वो पैसा डूब गया है, हमारा वो पैसा डूब गया है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें जो सेल होगी, जो ट्रांजैक्शन होती है वो कैश बेसिस पे होती है, यानी कि जो भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं वो कैश में सेल कर रहे हैं। अब जब हम गुड्स सेल ही कैश में कर रहे हैं तो बैड डेट्स अराइज होने के तो चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि इकोनॉमी इन ऑपरेशन, हमारी कॉस्ट कम होती है क्योंकि हमें ना तो सैलरी देनी पड़ती है, ना वेजेस देनी पड़ती है, और जो हमारी सेल है वो कैश में होती है, इसलिए हमारे बैड डेट्स के चांसेस भी नहीं होते। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये किस लिए है? सोशल वेलफेयर के लिए। अब जब कोई बिजनेस सोसाइटी के बारे में सोच रहा होता है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहा होता है, तो गवर्नमेंट भी उनकी क्या करती है? हेल्प करती है। क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये क्या कुछ अच्छा वर्क ही कर रहे हैं, कि फेयर प्राइसेस पे अपने मेंबर्स को गुड्स सेल कर रहे हैं, इनकी सोसाइटी का क्या हो रहा है? वेलफेयर हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन सोसाइटी की, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए ना, इनकी क्या करती है? हेल्प करती है। कैसे? टैक्स में रिबेट देकर। रिबेट होता है छूट,
इनकम टैक्स वगैरह होता है ना, तो जो टैक्स लगते हैं उसमें थोड़ी सी छूट दे देना, थोड़ी सी डिडक्शन कर देना। उसके अलावा लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट लेस इंटरेस्ट पर। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक एडवांटेज है कि हमें क्या है, गवर्नमेंट भी मनी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद आता है 6 पॉइंट, ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपलसरी होता है। एज यू नो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और वो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना बहुत ही इजी होता है। मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर चाहिए, मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स चाहिए इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, ये 6 पॉइंट्स थे इसकी मेरिट्स के। एक बार रिपीट कर देते हैं। इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, क्या होता है, सबको इक्वल राइट होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि एक पर्सन ने ज़्यादा मनी लगाई तो उसको वोट ज़्यादा मिल गए, दूसरे ने कम मनी लगाई तो उसको वोट कम मिले, ऐसा नहीं होता। 1 पर्सन 1 वोट होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी होगी मेंबर्स की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब जितना उन्होंने मनी इन्वेस्ट की है, कैपिटल लगाई है, उतना ही उनको पे करना होगा, उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी होती। स्टेबल एग्जिस्टेंस कि आपका बिजनेस जो है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या रहती है, स्टेबल रहती है। किसी की भी डेथ हो जाए, कोई बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, पागल हो जाए तो उसकी वजह से फर्म पर इफेक्ट नहीं पड़ता, बिजनेस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, बिजनेस जो है कॉन्टिन्यूसली अपना रन करता रहेगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, क्योंकि ये क्या है, सोसाइटी के लोग मिलकर अपने ही मेंबर्स की हेल्प करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो उनकी कोशिश यही रहती है हमारे वेस्टेज कम से कम हो, हमारी कॉस्ट कम से कम आए, हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट बना सकें। और क्योंकि रेम्यूनरेशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता और कैश बेसिस पर सेल होती है तो बैड डेट्स के चांसेस भी नहीं होते। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए, अपने ही मेंबर्स की वेलफेयर के लिए हम इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो गवर्नमेंट हमें लोन प्रोवाइड करती है लेस इंटरेस्ट पर और हमें टैक्स में भी कुछ डिडक्शन मिल जाती है, हमें कुछ सब्सिडीज़ भी मिल जाती है। ईजी ऑन फॉर्मेशन, क्योंकि जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर्स होने चाहिए इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन जो करवाया जाता है वो अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में करवाया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।